अनसुने किस्से विद जीआर जी। पिछले एपिसोड में हम सर से बात कर रहे थे, आइए अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं। चलिए टॉपिक को थोड़ा सा घुमाते हैं, मूड को थोड़ा बदलते हैं। और क्योंकि इंटर्नशिप की बात हुई है तो हमारी रिसर्च से सर हमें ऐसे पता चला कि वो इंटर्नशिप वाला जो टाइम होता है वहाँ पे हार्मोन्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया और फिर से कुछ कुछ एक्चुअली इससे पहले तक क्या था, फाइनल ईयर तक हम पेरेंट्स के पैसे पे डिपेंडेंट थे। जी हैं? और पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे भी नहीं जी तो फाइनेंशियली बहुत इशू होता जी था। जी अब इंटर्नशिप में हमें 5,000 रुपया महीना मिलने लग गया। इससे पहले तक मतलब मैं पूरा हफ्ता पूरा महीना 500 रुपये में चलाता था, इंक्लूडिंग अपना खाना, इंक्लूडिंग बुक्स भी। अच्छा 500 रुपये महीने में मैंने पूरे 5 साल चलाए हैं। तो इंटर्नशिप में आके 5,000 मिलने लग गया। जी तो अब सडनली जब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता जी। है तो आदमी सोचता है क्या करूं, तो फिर हमने भी आशिकी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा तो इसके अलावा सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जब आप ऐसे प्यार मोहब्बत में हो जाते हैं तो शेर व शायरी हो जाती है या पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? नहीं, पढ़ाई को खैर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं किया हमने, जी। क्योंकि मतलब उस समय तो वैसे भी हम इंटर्नशिप में थे। जी और इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में ही हमने ये सोच लिया था कि पीजी एंट्रेंस की तैयारी नहीं करूँगा मैं। जी बिल्कुल सोच लिया था कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, जी क्योंकि मैं डेडिकेटेडली सीखना चाहता हूँ। जी क्योंकि हमारे जो सीनियर्स तक थे सब लोग ये बोलते थे कि एक ही चीज़ हो सकती है, या आप पढ़ाई कर लो या आप सीख लो, जी दोनों नहीं हो सकती। जी तो मैंने यही सोच लिया था कि मैं तो सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो मैंने डेडिकेटेडली कि मैं सारा काम करूंगा ढंग से। जी तो क्या हुआ कि मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर मैंने रियलाइज़ किया तकरीबन 20-25 दिन की इंटर्नशिप में कि मैं इतना ज़्यादा बोर होता हूँ, ड्यूटीज़ के बाद भी इतना ज़्यादा टाइम होता है कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो करूँगा क्या। तो मतलब 20-25 दिन के अंदर मैंने बोर होकर किताब उठा ली थी। तो उन लोगों के लर्निंग लेसन है जो हमेशा कहते हैं कि साहब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, जब सर बता रहे हैं कि अपनी 9 से 4 ड्यूटी करने के बाद भी आप आराम भी कीजिए 1-1.5 घंटा, उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ठीक तरीके से। तो हमने फिर पढ़ाई की, मतलब मैंने उस समय परिहार करके बुक आती थी एक, जी जी तो वो हमने परिहार इंटर्नशिप में, मैं और एक मेरा दोस्त थे पंकज बंसल, जी तो हम दोनों ने मिलके वो बुक बड़ी जल्दी ख़त्म कर दी थी। जी। तो जो भी और थी मतलब तैयारी कर, अच्छी खासी तैयारी कर दी थी, पढ़ाई में कभी इन चीज़ों से कारण कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक सर, एक काफ़ी कॉमन क्वेरी है जो शायद लोग आपसे लाइव इंटरेक्शन में भी पूछते होंगे और शायद आज वर्चुअल मीडियम के माध्यम से भी जानना चाहते होंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में ऐसी है कि आप शुरू से ही काफ़ी डेडिकेटेड थे और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उसके बाद भी आपने एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे फार्माकोलॉजी इसको चूज़ किया, तो इसके बारे में अगर कोई डिटेल्स या कुछ आप बता पाएँ सर? एक्चुअली फार्मा चूज़ करने का मेरा रीज़न टोटली अलग था। मतलब ये नहीं कह सकता कि उस समय मैंने ये सोचा था कि मैं 15 साल बाद यहाँ खड़ा हूँगा, इंटरव्यू दे रहा हूँगा। अच्छा। ठीक है। तो उस समय क्या था, जब पीजी एंट्रेंस का टाइम था जी तो 2 ऑप्शंस होती थी हमारे पास पीजी में, जी कि पीजी के बाद जी कि या तो आप अपना हॉस्पिटल खोल लो जी या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। जी उस समय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, जी ये जो अपोलो, मैक्स वगैरह इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, उस समय इनका ट्रेंड नहीं था। जी उस समय 2 ही चीज़ें होती थी, अपना क्लिनिक खोल लो या हॉस्पिटल खोल लो, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर लो। जी गवर्नमेंट जॉब हमेशा से ही दिक्कत रहती है, सैचुरेशन रहती है, क्योंकि इतने सारे पोस्ट कम होती हैं, अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते जी हैं, जी तो उसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते आपको मिल जाएगी। जी और जो हॉस्पिटल खोलना है उसके लिए पैसे चाहिए, जी ठीक है, और बिग अमाउंट चाहिए। जी और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा बठिंडा है, उसमें जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था 97 में, रेलवे स्टेशन से मेरे घर का रास्ता तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का है। जी उसमें एक हॉस्पिटल था पूरे रास्ते में। जी बट उसके बाद हर 2 महीने बाद जब मैं घर जाता था ट्रेन से, रास्ते में एक हॉस्पिटल ऐड हो जाता था। अच्छा, और जब तक मैं इंटर्नशिप में पहुंचा तो ऑलमोस्ट हर गली के कोने में हॉस्पिटल था। तो बठिंडा एक एजुकेशनल हब से एक मेडिकल हब भी बन गया। बिल्कुल। जी तो जब इतने हॉस्पिटल ऑलरेडी पहले थे, जी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होना था, जी जी और दूसरा ऊपर से पैसा भी नहीं था, मेन बात। जी तो फिर मैंने एक ईजी वे आउट ढूंढा जी कि हम गवर्नमेंट जॉब की अनसर्टेनिटी भी नहीं ले सकते जी और पैसा हमारे पास है नहीं, तो मैंने फार्माकोलॉजी या पीएसएम लेने की सोची। जी। मेरे पहले यही 2 चॉइस थी, जी क्योंकि इन 2 चॉइसेस में क्या था कि आपको पीजी करते ही आपको जॉब मिल जाती, जी पीएसएम में डब्ल्यूएचओ में जॉब मिल जाती जी और फार्माकोलॉजी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब मिल जाती। जी और ये जॉब अराउंड 50-60 हज़ार रुपया महीना मिलता था उस समय। जी उस समय की बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। जबकि पीजी में 20-21 हज़ार रुपया मिलता था हमें। जी तो मुझे लगता था कि अगर 50,000 रुपया महीना मिलेगा तो इससे ज़्यादा तो मतलब हम राजा बन गए, तो कुछ करना ही नहीं है। जी। तो ये सोच के मैंने फार्मा उठाई थी। अच्छा अच्छा। अब अपने अगर हम आगे बढ़े सर लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, तो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पोस्ट ग्रेजुएशन,
तो आपका एमडी एमडी भी आपने यूसीएमएस से करी, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फार्माकोलॉजी में कैसे लोग थे, क्या किस्से कहानियाँ हुई? हमारे वहाँ पे एचओडी थे डॉक्टर के शर्मा जी। मतलब वो मैं हर अपने इंटरव्यू में हर जगह पे बोलता हूँ कि उनके जैसा बढ़िया आदमी दुनिया में कहीं नहीं देखा मैंने। 1 मिनट का टाइम लेके मैं बोलना चाहूँगा कि वाकई प्रोफेसर के शर्मा जैसे लोग जो हैं दुनिया में शायद बहुत ही कम हैं, तो उनको ड्यू रिगार्ड्स देते हुए हम दोनों इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले सर को साथ प्रणाम। नमस्कार। जी तो डॉक्टर के शर्मा मतलब जेम ऑफ ए पर्सन, मतलब इस तरह से ट्रीट करते थे कि जैसे हम उनके बच्चे हैं। जी सिर्फ हमें नहीं, हर एक को, जी अनजान आदमी को भी। जी तो जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ और हम फार्मा ज्वाइन करने गए, जी तो मैं और हर्ष नेगी थे, जी मेरा जो को पीजी था उस समय। तो डॉक्टर के शर्मा ने हमें बुलाया कमरे में, जी उन्होंने रूम में बैठाया, कहते देखो ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खाली होते हैं, काम बहुत कम होता है, क्लिनिकल की तरह नहीं है कि आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। जी जी ठीक है, तो 2 मेजर काम होते हैं, एक रिसर्च करनी होती और दूसरा स्टूडेंट्स की क्लासेस लेनी होती है, जी। ट्यूटोरियल या क्लासेस। जी ठीक है, तो जब भी आपका कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट है या फिर जब भी आपका कोई स्टूडेंट का ट्यूटोरियल है या प्रैक्टिकल है या क्लास है, आप उस समय गायब नहीं होने चाहिए। जी उसके अलावा आप कहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप मुझे बुलाने पे आधे घंटे के अंदर आ जाना, ठीक है, उतने एरिया में रहना कि आधे घंटे में मेरे पास पहुंच सको। जी। ठीक है, और इसके अलावा आप रूम में हो, आप कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, बट काम नहीं रुकना चाहिए। जी ठीक है, तो यहाँ से मतलब पहले से ही हमारे अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जग गई कि जब बंदा हम पे इतना ट्रस्ट करके कह रहा है कि भाई काम के टाइम आ जाना, बाकी टाइम जो मर्जी करो, क्योंकि मैंने उनके अलावा अपने पूरी लाइफ में कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो ऐसे कहते नहीं सुना। जी। क्योंकि हर कोई बांध के रखना चाहता है कि आप 9 to 4 रुकोगे, ठीक है, आप काम करो चाहे नहीं करो। ठीक है, तो यूसीएमएस में ये सबसे खास बात थी कि हम एंजॉय खूब करते थे, बट कभी कोई काम नहीं रुका था, कभी तो भी एक कोई काम नहीं। ट्रस्ट फैक्टर जो कहते हैं वो एक सीनियर ने एक जूनियर के ऊपर प्लेस किया और उनको बुलाया कि जब काम है तो उस समय पे आपको आना चाहिए। इसी से हमें एक और जानकारी मिली कि सर उस समय पे कुछ किस्से कहानियाँ हुए जब दौड़ा भागी चली और कहीं पे बंदूकें भी चली हैं, कुछ ऐसा सुनने को इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। ये सबसे बढ़िया, मतलब आज की डेट में कह सकता हूँ कि सबसे बढ़िया, बट उस समय सबसे खतरनाक मोड ऑफ लाइफ था मेरे। जी जी। अच्छा सर, ये तो आपने अपने बताया कि डिपार्टमेंट के अंदर आपके ऐसा माहौल था। इसके अलावा आपकी एक सुपरहिट किताब आती है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हमारा भी नाम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। बेसिकली क्या था कि जैसे हमने एमडी फार्माकोलॉजी ज्वाइन किया, जी तो जैसे शर्मा सर ने बोला था बिल्कुल वही था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं था, जी और ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स वगैरह 1 घंटे का आता था, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जी तो काफ़ी टाइम फ्री मिलता था। जी तो उस समय ना स्टूडेंट्स की कुछ अनमेट नीड्स लगी मुझे कि स्टूडेंट्स, मैं उनको पढ़ाने लगा तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगने लगा, मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो फिर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी हुई हैं, वो उनको उतना समझ नहीं आ पा रहा। तो फिर मैंने उसके लिए पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लिखने में तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, तो फिर हमने एक स्मॉल बुक की फॉर्म में निकालने की कोशिश की। तो हमने जो पहला एडिशन निकाला था, आपके साथ ही निकाला था, तो वो 200 पेज की किताब थी सारी। जी जी तो रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से हमने 200 पेज की किताब निकाली, और आज भी मैं वो जो फर्स्ट एडिशन 200 पेज वाला है वो आज के 800 पेज वाले से बेटर रेट करता हूँ, जी जी। क्योंकि उस 200 पेज वाली किताब में से भी तकरीबन पीजी एंट्रेंस में आज की डेट में भी 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जिनको किताब की हिस्ट्री नहीं पता, उनको बताना चाहूँगा कि वो जो किताब थी ना वो पब्लिशर के कारण फेमस हुई इतनी ज़्यादा, ना वो हमारे नाम के कारण फेमस हुई। वो किताब क्योंकि उसका जो फर्स्ट जब उसका एडिशन आया तो ग्रीन कलर का था वो कवर, तो हरी किताब फार्माकोलॉजी इस नाम से वो मशहूर हो गई। इसके अलावा सर हमने सुना है कि आपके साथ कुछ मज़ेदार किस्से हुए जब आपके एमडी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी। हाँ, बेसिकली मैंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया था स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स में मैं काफ़ी पॉपुलर भी हो गया था। जी तो अपने आप को मैं बहुत बड़ा टीचर समझने लग गया था। जी मतलब वो आ जाता है ना कि मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ। जी जी तो हमारे एग्ज़ाम्स में, एमडी के एग्ज़ाम में नॉन क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक माइक्रो टीचिंग का सेशन होता है। जी तो बेसिकली वो जज करते हैं कि आप पढ़ाते कैसा हो। जी तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं और स्टूडेंट को एक टॉपिक दे देते हैं, उसको पढ़ाना होता है, जी मतलब उनको स्टूडेंट समझ के। तो जब मेरा माइक्रो टीचिंग का वाइवा आया जी तो यूनानिमसली सारे इंटरनल सारे एक्सटर्नल्स सब ने मिलके एक बात बोली जी। कि वी हैव सीन दी वर्स्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। वर्स्ट। तो
मतलब उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, जी तो वर्स्ट कैसे हो गया, तो दिल पे बात लग गई है। तो फिर खैर मुझे बाद में जाके पता लगा कि उसके रीज़न्स पढ़ाने के नहीं थे, उसके रीज़न्स ये थे कि आपका जो पढ़ाने के टाइम में बाकी चीज़ें कैसे देखते हो। जैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर आपस में बात कर रहे थे, जी जी बट मेरे लिए वो स्टूडेंट थे, तो मैंने उनको एक्सटर्नल समझ के ऑब्वियसली मैं उनको कैसे बोलता कि आप बात मत करो। जी जी तो उन्होंने ये इसके नंबर काट लिए कि आप बच्चे बात कर रहे हैं और आप उनको रोक नहीं रहे, आप अपना पढ़ाए जा रहे हो। तो नॉन टीचिंग वाले फैक्टर्स जो थे, बाकी चीज़ें कंट्रोल करने वाले, उनके हिसाब से उन्होंने मुझे ये मार्क्स दिए थे, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर मार्किंग सिस्टम होता है, हर एक चीज़ के मार्क्स लिखते हैं। जी जी तो बट ये है कि मेरे दिल पे बात लग गई कि यार मैं तो अच्छा टीचर था, समझता था खुद को। जी जी तो फिर मैंने उस दिन से कोशिश की कि मतलब इस चीज़ को तो उल्टा प्रूव करना ही करना है। जी तो आज तक कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आज तक मेरे ख्याल से मैं कम से कम 500 बार तो फर्मा पढ़ा ही चुका हूँ कंप्लीट कोर्स। जी तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं एक लेक्चर पढ़ाऊँ और उसमें जो क्वेरी कोई स्टूडेंट पूछे, जी तो अगले लेक्चर में वो क्वेरी आए ना। जी तो मैं ये कोशिश करता हूँ और 90% ऑफ द टाइम मैं सक्सेसफुल होता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ लेक्चर में ही इंक्लूड कर देता हूँ ताकि बच्चे के मन में वो क्वेश्चन ही ना आए। तो यहाँ पे हम एक विनर स्टेट देखने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर द कंपटीशन इज़ नॉट विद एनी आउटसाइडर। मतलब आप अपने को ही रेफरेंस मानिए और हर दिन अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए, और कुछ समय में आप पाएंगे कि यू हैव सडनली बिकम द बेस्ट। तो स्ट्रैटेजी शायद जो सारे अचीवर्स यूज़ करते हैं, गोविंद राय सर यूज़ कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने एक बार ऐसा कहा था, विराट कोहली ने ऐसा कहा, MS धोनी ने ऐसा कहा। तो वो एक ट्रेट शायद यहाँ पे रीइंफोर्स हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा टेक होम मैसेज है। सर आपके एकेडमिक्स में इतने अच्छे थे और इतने पॉपुलर थे, कभी अंदर से ऐसा ख्याल नहीं आया कि अपना एल्मा मेटर, अपना पेरेंट कॉलेज, उसी के अंदर पढ़ाऊँ, उसी के अंदर एकेडमिक्स का अगर कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो? अंदर आया, मन में आज भी ठेस है, एक्चुअली मुझे मिला नहीं। अच्छा। तो क्या था कि मैं UCMS से ही अंडर ग्रेजुएट था, जी, जी। वहीं से मैंने PG किया MD फार्माकोलॉजी, जी। और फिर वहाँ मैंने 3 साल सीनियर रेजिडेंसी भी की फार्माकोलॉजी। जी तो वो UCMS जो था वो अपने घर जैसा हो गया था, जी वहाँ पे हर कोई जानता था मेरे को और मेरा लगाव हो गया था वहाँ पे। जी तो फिर हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली UCMS में। जी तो उस समय उसमें 2 सीट थी जी जब जॉब निकली, और 3 कैंडिडेट थे हम, जी इंटरनल कैंडिडेट 3 ही थे, मतलब टोटल 3 लोग ऐसा जो हम कर रहे थे, हम 3 ही लोग थे देने वाले, और सब ने ये मान रखा था कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जी तो बाकी दोनों में से किसका होगा ये था। तो हर एक ने, मतलब मुझे भी लग रहा था कि मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं टीचर्स में भी बहुत पॉपुलर था, स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर था। जी तो अच्छी तरह से, मतलब अच्छी इमेज थी मेरी, और आता भी था मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद मुझे पता लगा कि मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी दोनों का हो गया। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुई एकदम से कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसका रीज़न ये हुआ कि जब इंटरव्यू थी हमारी जी AP की, जी तो उसमें सारे स्टालवर्ड्स आए थे इंटरव्यू लेने, मतलब एम्स के HOD, जिपमर के HOD, जी। PGI चंडीगढ़ के HOD, तो बड़े बड़े लोग इंटरव्यू लेने आए थे, ठीक है। तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं अपनी जितनी भी बुक्स लिखी थी, उस समय मेरे ख्याल से 8 या 9 बुक्स थी मेरी, जी तो मैं अपनी 8 या 9 बुक्स ऐसे उठा के ले गया। तो वो उनको थोड़ा सा खल गई कि इतनी छोटी उम्र में इतना काम इसने कर दिया। जी जी तो उसमें फिर वो गलतियां निकालने लगे, तो मैं फिर ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाया। तो आई थिंक वो रीज़न था। बट अगर आज की डेट में सोचते हैं, तो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं कॉम्प्लेंसेट हो जाता और मैं शायद UCMS से बाहर निकल ही नहीं पाता कभी। जी जी तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, आज भी दुख है मुझे नहीं हुआ, बट मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। अच्छा। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, कुछ कर पाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो शायद इसलिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी इंटरव्यू लेने वालों का जिन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे भी आपका मुझे लग रहा है एक पैराडॉक्सिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ अ नेगेटिव इवेंट, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है मुझे। UCMS में तो चलिए सर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो UCMS से फिर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का सफ़र, वहाँ आप फैकल्टी बने? हार्डली UCMS की इस इंटरव्यू के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तकरीबन 4-5 महीने बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एक इंटरव्यू आई। जी तो वहाँ पे एक ही सीट थी जी और वहाँ पे जो इंटरनल कैंडिडेट था वो बहुत स्ट्रांग था, जी मतलब उसको आता भी था और वो फेवरेट था, जैसे मैं UCMS में था। जी जी तो मैंने मान के चला था कि मेरा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। जी तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली बिना किसी टेंशन के इंटरव्यू देने चला गया। जी तो वहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि वहाँ पे बाई चांस की बात है कि उन्होंने मेरे से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं और बाई चांस मुझे सारे आते थे। जी मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछते गए, मैं आंसर करता गया। तो
फाइनली मुझे वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया। जो मेरे साथ हुआ था UCMS में, वही मेरे कॉम्पिटेंट के साथ MC में हुआ। ओह, बट लकीली आज उसको वापस वहीं पे प्रोफेसर की जॉब मिल गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये अच्छा हुआ। समबडीज लॉस इज समबडीज गेम एज वी से। इसके अलावा सर कोचिंग की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा था जी। तो स्टूडेंट्स को अच्छा लगने लग गया। जी अब जैसे मौलाना आज़ाद में जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, जी तो वहाँ पे मैंने लेक्चर लिया। जी तो नॉर्मली मेरे पहले लेक्चर में तकरीबन 70-80 के आसपास बच्चे थे, जबकि 180 का बैच होता है जी MC। जी और ज़्यादातर टीचर्स में ये होते हैं 80-100 के आसपास बच्चे होते हैं, और बाकियों की प्रॉक्सी लगा देते हैं वो। जी तो मोस्टली लोग अटेंडेंस के लिए आते हैं जी। बच्चे, आप ज़्यादातर कॉलेजेस में यही होता है। तो मेरे में भी यही हुआ। तो मेरी पहली क्लास जब हुई वहाँ पे, तो वही 70-80 बच्चे थे कुछ। बट जब मेरी नेक्स्ट डे क्लास थी, उसमें मैं देखता हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम फुल है और बच्चे नीचे भी बैठे हुए हैं। अरे वाह, तो मैं एकदम से, अगर मैंने कहा कल तो 70-80 बच्चे थे, आज ये 200 कैसे हो गए? प्लस बैच तो 180 का है, और 180 की तो सीट है, तो नीचे कैसे बैठे हुए हैं? तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई ये हुआ क्या? कहते सर कुछ सीनियर भी आ गए हैं क्लास सुनने। अरे वाह, तो उसके बाद से मेरी मौलाना आज़ाद में कोई भी क्लास ऐसी नहीं गई जिसमें बच्चे नीचे ना बैठे। तो वहाँ पे से जाके बहुत ज़्यादा एंथू आ गया पढ़ाने में कि बच्चे इतना प्रेफर करते हैं और खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करने लगे। प्लस फिर मैंने बच्चों को मौलाना आज़ाद में अपना रूम भी अलाउ कर दिया कि जब जो मर्जी पूछना हुआ हो। तो मैं 9 to 4 बच्चों के क्वेश्चन ही सॉल्व करता था, कोई ना कोई आता रहता था मेरे पास। तो इसलिए टीचिंग में इंटरेस्ट हो गया। तो प्लस फिर जब मैंने सोचा कि जब टीचिंग में इंटरेस्ट हो गया तो फिर थोड़ा अगर कोचिंग में क्यों ना चला जाए जिसमें कुछ पैसा भी बनाया जा सके। तो फिर एक्चुअली क्या होता था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 टीचर्स होते हैं। मतलब अगर आप PGs लगा लो, सीनियर रेजिडेंट लगा लो, फिर प्रोफेसर्स लगा लो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा लो, तो 10 से 12 हो जाते हैं। तो एक साल में तकरीबन 120 के आसपास लेक्चर्स होते हैं फार्माकोलॉजी के। जी तो अगर आप 12 टीचर्स में डिवाइड करोगे तो एक को 10 आएंगी। जी। तो दैट मीन्स मुझे पूरे एक साल में 10 घंटे पढ़ाने को मिलता था स्टूडेंट्स को। एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए 10 घंटे इतना ही समय मिल रहा है। MBBS के बच्चों को। तो स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं ही पढ़ा दूँ सब कुछ उनको, मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैं पढ़ा दूँ। तो मैं भी चाहता था उनको मैं पढ़ा दूँ, बट ये पॉसिबल नहीं था जी कि क्योंकि ऑब्वियसली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैंने फिर स्टूडेंट से ही बात की। मैंने कहा यार देखो, यहाँ तो मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता, तो अगर तुम लोग पैसे दे के पढ़ना चाहोगे तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ MC की, और बाहर मैं कोचिंग करूँगा, तो आप पढ़ने आ जाओगे तो बताओ। जी। तो बच्चों ने मुझे गो अहेड दे दिया। अच्छा। तो फिर मैंने 31 जुलाई को MC से रिज़ाइन किया जी। और 2 अगस्त को मैंने अपना बाहर बैच स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और उस बैच में मेरे पास टोटल 95 बच्चे थे पहले बैच में। जी। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हर साल बढ़ते गए, और लास्ट ईयर कोविड से पहले तक लास्ट ईयर में तकरीबन 800 बच्चे थे मेरे पास। अरे अमेजिंग सर। तो उसके बाद जैसे आप इसमें पढ़ा रहे थे सर ऑफलाइन में, तो उसके बाद ये जो वर्चुअल मोड ऑफ टीचिंग है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और आपने भी एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया प्रेप लैडर, ये कहाँ से फिर शुरुआत हुई? बेसिकली जब मैं ये 2012 की बात बता रहा था कि जब मैंने इंडिविजुअल कोचिंग स्टार्ट किया। जी। तो 2012 से लेके फिर मैंने उसके बाद क्लासेस दिल्ली के बाहर भी करना स्टार्ट किया। जी जी। फिर 2013-14 में, फिर 15 में मैंने कई जगह क्लास करना शुरू किया। मैं हैदराबाद में, पटना में, अहमदाबाद में कई जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। बट फिर मैंने देखा कि ये फिजिकल लिमिटेशन है कि आप हर जगह पे जाके पढ़ा नहीं सकते हो। जी। मेरे पास कॉल्स आने लगे ऑल ओवर इंडिया से कि आप इस जगह भी क्लास ले लो, इस जगह भी क्लास, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्लस दूसरा ये है कि मैं आज तक वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर पाया हूँ। जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो अपनी वॉइस को चेंज कर लेते हैं लॉन्ग टर्म पढ़ाने के लिए। जैसे अगर आप 4-4, 5-5 दिन कॉन्टिन्यूसली 12-12 घंटे पढ़ाना होता है, तो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ गला ख़राब हो जाता है। जी जी। तो मैं वो नहीं कर पाता। मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आता कि जब तक मैं ऊंची आवाज़ में बोल के या टोन चेंज करके बात ना करूँ। तो मेरे लिए एक 5 दिन की अगर 12-12 घंटे की क्लास होती है तो उसके बाद मुझे 1 हफ्ते का कम से कम गैप चाहिए जी। अदरवाइज़ मैं बोल ही नहीं पाता। जी जी। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, और दूसरा हर जगह पे जाना भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं हर जगह जाऊँ भी तो भी बहुत सारी जगह बच जाएंगी। जी। तो फिर मैं तकरीबन 2 या 3 साल से इस फिराक में था कि मुझे कोई ऐसा जरिया मिले कि मैं ज़्यादातर बच्चों को पढ़ा पाऊँ, क्योंकि वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने 2 साल तक सोचता रहा कि मैं यूट्यूब में लेक्चर डाल दूँ या फिर वीडियोस बना दूँ या कुछ कर दूँ। बट जितने भी मेरे फेलो कंपेनियंस थे या बाकी टीचर्स थे, उन सब ने मेरे को ये डिस्करेज किया कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन डालोगे तो वो कॉपी हो जाएगी जी। और उसके बाद लीक हो जाएगी,
और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, जी मतलब उसके बाद आपकी टीचिंग ख़त्म हो जाएगी। जी तो मैं इस लॉजिक से बहुत ज़्यादा वो नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, कि मुझे लगता था कि मतलब कॉपी वाली चीज़, क्योंकि टीचिंग में तो चेंजेस होती रहती हैं, जी तो एक बार अगर कॉपी हो भी गई तो आप नेक्स्ट में चेंजेस तो करोगे ही। जी तो बट मुझे कोई जरिया नहीं मिल रहा था प्रॉपर। तो फिर 2017 में 17 के अक्टूबर नवंबर में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर दीपांशु से। जी तो डॉक्टर दीपांशु भी इसी चीज़ में थे, वो कहते थे कि सर मैं ऑनलाइन ऐप बनाना चाहता हूँ। जी जी तो उनका नाम सुनते ही कि वो मैं करना चाहता हूँ, मैंने उसको बिना कुछ पूछे, बिना टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी किए, मैंने उनसे सीधा बात किया कि मैं रेडी हूँ। जी तो मैंने उनको बोला मैं रेडी हूँ, और फरवरी 2018 में मेरी ऐप आई फार्मा की, जी पहली ऐप थी। उस समय भी मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि मत करो, बट 2018 में पहले दिन, पहले दिन 1000 से ज़्यादा सेल थी एक दिन में। जी जी तो इतना सुपर हिट हुआ कि उसके बाद दीपांशु के पास सारे फैकल्टी के कॉल आने लग गए कि हमारी भी ऐप बना दो, हमारी भी ऐप एंड द रेस्ट एज दे से इज Rest is हिस्ट्री। तो बिल्कुल वैसा हुआ। अच्छा सर, इस डिस्कशन में कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो शायद मिस आउट कर गए हैं, जो कि पॉपुलर डिमांड पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि कुछ किस्से जीवन में आपके ऐसे हुए जहाँ पे दौड़ा भागी हुई, काफ़ी दिल्ली से बठिंडा का तक का सफ़र हुआ और शायद गोलियाँ वगैरह चली, और जो नैन मटक्का था शायद उसका भी रिजल्ट कुछ आया। तो उसके बारे में इंटरेस्ट से सुनना चाहूँगा सर। ये तो एक पूरा किस्सा है, मतलब लाइफ का सबसे हसीन पल था। जी तो बेसिकली क्या था, जब मैं सेकेंड ईयर जब मैं इंटर्नशिप में ही था, जी तो इंटर्नशिप में ही हमारा थोड़ा अफेयर स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने बताया पैसे आ गए, नया नया पैसा आया था तो जोर मारता है। जी तो हमने इंटर्नशिप में ही, मतलब एक स्टाफ नर्स थी उसमें, मतलब स्टूडेंट नर्स थी, तो वो भी हॉस्पिटल में आती पेशेंट की केयर करने, मैं भी कर रहा होता था। तो हम दोनों बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो कभी ऑर्थो में पट्टियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, तो कभी उसकी नाइट की CLR है तो मैं वहाँ जाके ज़बरदस्ती की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे बातें स्टार्ट हुई हमारी। तो धीरे धीरे ये मामला सीरियस होने लग गया। तो पट्टियाँ कहीं और चल रही हैं और घाव कहीं और भर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो धीरे धीरे ये मामला सीरियस होने लग गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम कास्ट सेम नहीं थी। अच्छा तो वो पंडित थे, हम बनिए थे, तो कास्ट सेम नहीं थी, तो पेरेंट्स का मानना बड़ा मुश्किल लग रहा था हमें। जी तो हम इसमें गया था कि दूसरा, वो भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास थे, हमारी तरह थे, तो वो मेरा पैसा नहीं खर्च करवाना चाहती थी। तो जैसे हम डेटिंग पे जाते थे कभी, तो हमारे प्रीत विहार में निरोलाज था पास जी में, जी जी तो हम निरोलाज में बैठ जाते थे सवेरे 9 बजे जाके वहाँ बैठ जाते, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे और शाम के 5 बजे तक बैठे रहते थे। अरे वाह। ठीक है, और वो पिज़्ज़ा भी वो नहीं खाती थी, मैं ही खाता था पूरा। तो हम इस तरीके से हमारा अफेयर चल रहा था। तो फाइनेंसेस प्यार को पाने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन या लिमिटेशन नहीं हो सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज। और ये सबसे बड़ा हमारा बदला, क्योंकि बाद में जब ये सब कांड कूंड हो गए, तो बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि भाई तेरे को इंटर्नशिप में 5,000 रुपये मिलते थे, जी उसमें से तू 3,000 रुपये घर भेज देता था, ठीक है, अच्छा। तो आशिकी कैसे कर लेता था। तो ये मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बच्चा बिना पैसा उड़ाए आशिकी जाए, ऐसी चीज़ें कर सकता है कोई। तो शायद कहीं एक रिफ्लेक्शन है ऑफ ट्रू लव, जिसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति से वाकई इतना प्यार करते हैं कि पैसा जो है वो सेकेंडरी है, या फिर ऐशो आराम जो है वो बहुत बाद में की चीज़ है। तो ऐसे ही मतलब हम कैंपस में, हॉस्टल के कैंपस में घूमते, जी जी कॉलेज के कैंपस में ऐसे ही निरोला चले जाते कभी। तो ये हमारा चलता रहा है जी ऐसा। जी जी तो फिर क्या हुआ, उसकी ख़त्म हो गई, अपनी नर्सिंग ख़त्म हो गई, उसका कॉलेज ख़त्म हो गया। जी तो उसके बाद वो घर चली गई। जी उसके घर में जाके बाद घर के पास ही किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लग गई उसकी, मतलब ड्यूटी ले ली उसने, जॉब ज्वाइन कर लिया। तो बट हमारी मुलाकातें चलती रही, मिलते रहे हम। तो मैं सेकेंड ईयर PG था उस समय। जी तो सेकेंड ईयर PG में, और उसकी वो जॉब चल रही थी वहाँ पे, तो हम जो थे पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करने लग गए। जी तो उसने अपने घर पे बात की, तो आउटराइटली बिना सुने रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, इंटरकास्ट पे सोच ही मत। अच्छा ठीक है, और मैंने अपने घर पे बात की तो वो मेरे को समझाने लग गए कि भाई ये सही है, नहीं है बात, वो करके। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने ये महसूस किया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने बहुत टाइम तक ये कोशिश किया कि चलो अलग हो जाते हैं, बट वही है कि सच्चा प्यार रुकता नहीं है। तो विदिन 10-15 दिन ही हमने बोला नहीं, हम अलग नहीं रह सकते। तो उस समय एक मूवी आया करती थी, हम उससे बहुत इंस्पायर थे, साथिया। अच्छा आपने देखा होगा, विवेक ओबरॉय, रानी मुखर्जी की मूवी। जी 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 उस मूवी का एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि उसमें भी विवेक ओबरॉय जो हीरो था और रानी मुखर्जी जो हीरोइन थी, ये अलग अलग कास्ट के होते हैं। अच्छा ठीक है, और इन दोनों की प्यार होता है आपस में,
और इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, जी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, तो हमने भी एग्जैक्टली वही किया। अच्छा। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो कोर्ट मैरिज करके और उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं कि मनाएंगे। तो हमने भी वही किया, हमने कोर्ट मैरिज की और हम अपने अपने मतलब वो अपने घर चले गई, मैं अपने हॉस्टल में आ गया कि मनाते रहेंगे, घर वालों को कोशिश करेंगे मनाने की। बट जो पता था कि नहीं मानना तो मानना ही नहीं था। हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए थे हमारी कोर्ट मैरिज को कि एक दिन वाइफ का फ़ोन आया, जो अब वाइफ है, उस समय गर्लफ्रेंड थी, उसका फ़ोन आया कि मेरी तो एंगेजमेंट कर दी। मैंने कहा है एंगेजमेंट कैसे कर दी? कहती वो देखने आए थे मेरे को और सीधा रिंग पहना के चले गए। तो अब क्या करूं? मैंने कहा अब करना क्या है, आप नॉर्मल रहना, बिल्कुल घर पे कुछ भी वो मत करना रेजिस्टेंस, नहीं तो वो घर से निकलने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि उनका जो घर है वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है। अच्छा। तो पूरा जो हरियाणा की जो ऑनर किलिंग वाला सीन होता है, तो वो वहाँ पे पूरा इन्फ्लुएंस्ड है वो एरिया। ओके। तो क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरी तो एंगेजमेंट कर दी। मैंने बोला कि घर पे रेजिस्टेंस शो मत करना, बिल्कुल नॉर्मल दिखाना जी। और अपनी ड्यूटी पे आ जा। जी। तो वो अगले दिन नॉर्मल ड्यूटी पे आ गई। तो मैं वहाँ पे बाइक लेके गया नजफगढ़ में, उसके हॉस्पिटल से बाइक पे बैठाया और सीधा रेलवे स्टेशन से सीधा बठिंडा। अच्छा। तो बस बठिंडा में जाते जाते मैंने उसके अपना फ़ोन दे दिया कि घर पे फ़ोन करके बोल दो कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। तो ये कह के हम बठिंडा निकल गए सीधा। अच्छा। तो बठिंडा में जैसे ही पहुँचे तो पेरेंट्स ने देखा कि लड़की लेके आ गया, तो एकदम से उनको तो ये हो गया 50 लग गया हमारा। तो बनिया वालों का जो होता है, बट ये है कि ऑब्वियसली अब डॉक्टर बेटा है, घर से निकाल भी नहीं सकते, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम बठिंडा में घर में थे और अब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे बनियों में एक रिवाज होता है कि जो बहू आती है जी। उसको सोने का कुछ दिलवाते हैं, जी। गोल्ड का। तो उसको फिर अगले दिन शॉपिंग के लिए ले गए कि तूने तो दिलाया नहीं होगा, निठल्लू है तू, तो इसको कुछ गोल्ड का दिलाते हैं। जी। तो वो गोल्ड का कुछ दिलाने लग गए। तो वहाँ पे उसके मन में असमंजस चल रही है कि मैं घर से भाग के आ गई, मेरे पेरेंट्स सुसाइड ना कर लें या कुछ गड़बड़ ना कर लें। जी। जी। ठीक है। तो मेरे मन में भी ये है कि अगर बाई चांस पेरेंट्स ने कुछ कर लिया उसके, तो मेरे पे ज़िंदगी भर का वो हो जाएगा। तो इस असमंजस में हम शॉपिंग कर रहे हैं गोल्ड की। जी। तो इतने में मेरे पास फ़ोन आया डिपार्टमेंट से, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं अच्छा। सेकंड ईयर पीजी था उस समय। जी। जी। तो मेरा एक बैचमेट था सौरभ आर्या। जी। तो सौरभ आर्या का फ़ोन आया कि गोविंद तू कहाँ है? मैंने कहा यार मैं तो बठिंडा में हूँ। कहता यार एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? कहता यहाँ पे बंदूकें लेके ढूंढ रहे हैं तेरे को। अरे बाप रे। तो जैसे उसने ये बोला कि मुझे बंदूकें लेके ढूंढ रहे हैं, तो मैं एकदम से, नॉर्मली आदमी जैसे डर जाता है, तो डरने की जगह मैं एकदम से रिलीव हुआ। मुझे हुआ कि हाँ बच गए, सुसाइड नहीं किया। तो मतलब वो बात तो बहुत दूर की थी कि मार देंगे कर देंगे, बट सबसे पहले रिलीफ हुआ कि भाई एक बहुत बड़े जो मेंटल टॉर्चर से बच गया मैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने वाइफ को भी बताया कि ऐसे ऐसे हो गया कि वो तो बंदूकें लेकर ढूंढ रहे हैं, वो भी खुश हो गई, चलो अच्छी बात है। तो उसके बाद फ़ोन आया मेरे पास डॉक्टर के शर्मा का, जी। जो हमारे एचओडी थे। जी। जी। तो उन्होंने भी ये बोला कि गोविंद तू कहाँ है? तो मैंने कहा मैं तो सर बठिंडा में हूँ। कहते तू वापस मत आइयो, जब तक मैं नहीं कहता, मैं फ़ोन नहीं करता, तब तक तू दिल्ली में वापस मत आइयो, और जितनी तुझे सीएल चाहिए मैं दूंगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक लोग हैं। ठीक है। तो मुझे बाद में जाके पता लगा कि जो उन्होंने लोग भेजे हुए थे, तो उन्होंने हमारे एचओडी के शर्मा का गला पकड़ लिया था और कनवटी पे बंदूक लगा दी थी ओहो। कि आप लड़के का पता बताओ नहीं तो हम उड़ा देंगे। तो आप उस आदमी की ग्रेटनेस का देख सकते हो। एचओडी है वो, अगर किसी भी एचओडी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो उस पीजी को कभी ज़िंदगी में पास नहीं होने देगा। और सोचो ये सर कह रहे हैं कि तू जितनी सीएल चाहिए मैं दूंगा तेरे को। तो मतलब ये आदमी क्लास अपार्ट थे। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम घर पे थे, तो मेरे एक हमने और किया था, क्योंकि मेरे कुछ दिल्ली पुलिस में थोड़ी बहुत एक दो लोग जान पहचान के थे जी। तो उनको मैंने बता दिया था जाने से पहले कि ऐसे ऐसे करेंगे हम। जी। जी। तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि इन केसेस में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो पुलिस में मतलब कंप्लेंट लिखा देंगे पुलिस में जी। कि हमारी लड़की को भगा के ले गया है, जी। तो मतलब आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा। जी। तो इसलिए आप पुलिस स्टेशन में जाके पहले ही लड़की की तरफ से अर्जी डलवा दो कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, जी। जो भी उनका कंसर्न थाना है। जी।
तो जैसे ही हम घर पहुंचे थे रात को, मेरा ब्रदर मतलब लेटर लिखवा के, पहले तो हमें पता नहीं था, फिर मैंने वहाँ जाके फ़ोन किया था, तो मेरे ब्रदर को लेटर वगैरह लिखवा के, मेरी वाइफ से स्टैम्प मतलब लिखवा के, फिर जमा करके रात के रात वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। तो अगले दिन वही हुआ। अगले दिन उन्होंने इन लॉज के कुछ जान पहचान के थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन भेजे ये कंप्लेंट लिखाने के, उठा के ले गए हैं लड़की को। तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि देखो लड़की क्या है स्टेटमेंट। तो ये हम यहाँ पे बच गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें बता दिया गया कि अब मामला गर्म है जी। अगर आपको मिल गए तुम्हारे इन लॉज वाले तो इमीडिएटली उड़ा देंगे, क्योंकि जोश होता है तो इस हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। जी। तो कुछ भी हो जाए आपको उनके सामने नहीं जाना जी। एटलीस्ट 5-7-10 दिन। तो फिर हमने वही किया, हम बठिंडा में ही छुप गए, मतलब बठिंडा में ही रहने लगे। और वहाँ पे बड़े रोज़ किस्से होते थे कि आ गए आ गए आ गए आ गए तो रात को डर डर के उठ रहे हैं लोग। तो मतलब ऐसे हमने 5-7 दिन 10 दिन निकाले। जी। तो फिर एक समझदार आदमी थे कोई, उन्होंने बोला कि अब 10 दिन हो गए, लड़की के घर वाले भी बहुत फिक्र कर रहे होंगे जी। तो अब मामला ठंडा हो गया होगा, अब बात करो। जी। तो फिर हमने वहाँ पे फ़ोन मिलाया जी। किसी को बोल के फ़ोन मिलवाया। तो उनको बोला, वो उस समय बिल्कुल निराश हो चुके थे कि अब लड़की नहीं मिलेगी। जी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम शादी को तैयार हैं, बट हम अपने गांव में शादी करवाएंगे जी। ताकि हमारी यहाँ पे इज्जत बनी रहे। जी। जी। तो फिर उन्होंने मतलब बुला के, वो भी एक किस्सा था कि मैं भेजना नहीं चाहता था। जी। जी। तो क्या हुआ कि मेरे इन लॉज वगैरह आए। जी। तो सारी सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि ठीक है आप लड़की को ले जाओ, हम अगले दिन बारात लेके आएंगे, ठीक है। बट मेरा मन नहीं मान रहा कि लड़की को ले जाके वहाँ पे मार दिया तो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, जैसे डायलॉग मारते हैं फिल्मी डायलॉग, ठीक है। मैंने कहा अगर लड़की को लेके जाना है तो मैं तो कांच के ऊपर भी चल दूँगा। तो मेरे इन लॉज ने बोतल तोड़ दी, कहते चल। मैंने कहा यार ये तो डायलॉग था का मतलब ये थोड़ी होता है, मतलब ये इस तरह के किस्से थे। तो फिर फाइनली बड़े डरते डरते मैंने भेजा। मेरे पेरेंट्स ने सबने समझाया कि बेटा देखो गांव का मामला है, इनकी भी इज्जत का सवाल है, जी। ऐसा नहीं है तो आपको भेजना ही पड़ेगा। जी। ठीक है। तो मेरे को बहुत डर था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी। बट वो लकीली कुछ नहीं हुआ। तो फिर अगले दिन जब हम बारात लेके गए जी। तो उस समय भी जैसे डर था, मन में शंका थी कि पता लगा कि हम सबको उड़ा दिया। जी। जी। तो फिर सफ़ेद कपड़ों में, मतलब नॉर्मल कपड़ों में 3-4 पुलिस वाले लेके गया साथ में। जी। जी। तो फिर वहाँ पे जाके शादी की प्रॉपर। तो फिर शादी के बाद सब कुछ सेटल्ड है। आज मेरे 2 बच्चे हैं। तो आज अपने इन लॉज में मैं सबसे बढ़िया बटेऊ हूँ। अच्छा। बटेऊ मतलब जवाई को कहते हैं। जी। 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 ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक और किस्सा है, उस समय क्या होता था कि मोबाइल आ गए थे। जी। तो मोबाइल में चार्जेस अच्छे खासे पड़ते थे बात करने में। तो एयरटेल ने एक स्कीम निकाली थी उस समय, क्लोज यूज़र ग्रुप की। जी। क्लोज यूज़र ग्रुप का मतलब ये था कि अगर मिनिमम 5 सिम ले लेते हो जी। तो उन 5 सिम्स का आपस में फ्री है। जी। ठीक है। तो हम 3 दोस्त हुआ करते थे, जी। तीनों की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। तो एक डॉक्टर मेहरा थे, एक डॉक्टर राय थे और एक मैं था। तो हमने तीनों ने 2-2 सिम ले लिए मेहरा के नाम पे। तो 6 सिम हो गए, आपस में हमारी बात फ्री चल रही थी। तो क्या हुआ कि जब रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया वाइफ ने मेरे फ़ोन से अपने घर पे कि मैं जा रही हूँ, जी। ठीक है। तो उन्होंने वो कॉल ट्रेस करवाई। जी। वो नंबर पता लगा कि उनके मतलब इन लॉज को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको सिर्फ ये पता था कि जीटीबी में डॉक्टर है, जी। और कुछ नहीं पता था। और डॉक्टर मेहरा भी जीटीबी में डॉक्टर है, जी। ठीक है। तो रात को 12 बजे वो मेहरा के घर पहुँच गए पुलिस लेके अच्छा। कि आपका लड़का हमारी लड़की उठा के ले आया है। ओ, तो उनको लगा कि शायद डॉक्टर मेहरा जो है वो। हाँ, उनको तो पता ही नहीं ना, उनको नंबर डॉक्टर मेहरा के नाम पे था। जी। जी। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग किस्सा ये हुआ कि डॉक्टर मेहरा का भी अफेयर चल रहा था मेरी तरह। जी। जी। तो जैसे उन्होंने बोला कि आपका लड़का हमारी लड़की उठा के ले आया, उनके पेरेंट्स को लगा सही में ले आया क्योंकि उनको चल ही रहा था। और डॉक्टर मेहरा परेशान है कि यार मैं लड़की लाया भी नहीं फिर भी फंस गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हुआ था। तो करे कोई और भरे कोई चल रहा है मतलब। तो ये एक अलग ही किस्सा था। तो इससे जुड़े छोटे छोटे तो बहुत और किस्से थे, बट ब्रॉडली अगर स्पीकिंग तो ये एक ख़ास तरह की लव स्टोरी थी। और जैसे ही मतलब मैं अपना लड़की लेके भागा जी। तो मैं हॉस्टल में फेमस हो गया था, रातों रात मैं हीरो बन गया था कि घर की लड़की उठा के ले गया। तो मतलब अलग ही मतलब हीरोपंती का जो होता है, जब मैं वापस आया तो लोगों की नज़रों में मेरी मतलब इतनी पोजीशन बढ़ गई थी ऊपर कि भाई कुछ किया है इसने, ठीक है। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिवली सोचें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा काम हमने नहीं किया, ठीक है, बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ऐसी कहानी हुई जिसके अंदर रोमांस तो था ही, साथ में पूरा था, एडवेंचर था, एक्शन था, ड्रामा था,
बट जैसा कि सर बता रहे हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो कुल मिला के जब तक गाड़ी अच्छी चले और ठीक चले तब तक हम कह सकते हैं कि बढ़िया चल रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंद गर्ग, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बात करी, और शायद बहुत सारे ऐसे अनसुने पहलू आपके जीवन के बारे में जो हमारे व्यूअर्स को पता चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर स्पर्श, दैट वाज अ नाइस इंटरव्यू। आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, और अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही किसी और फैकल्टी के लाइव के किस्से आपके सामने लाएं। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही और मज़ेदार किस्से सुनने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और बताइए हमें कमेंट्स के साथ कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं।